अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो लिखा हुआ है क्रिएट अ टेबल टू शो रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। आपने एक टेबल बनाना है जिसके अंदर आपने कुछ फिजिकल क्वांटिटी का एस्टिमेट शो करना है। हमने पढ़ा था कि एस्टिमेट एक लॉजिकल गैस होता है जो हम अपने प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करके, प्रीवियस माइंड में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है उसका इस्तेमाल करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में लगाते हैं, उसे हम एस्टिमेट कहते हैं। तो देखिए आपकी बुक में टेबल नंबर 1.1 बना हुआ था, उसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज के बारे में लिखा हुआ था, उनका लेंथ, मास, टाइम। तो मैंने उनमें से शॉर्ट सी 3 क्वांटिटीज ले ली हैं कि लेंथ ऑफ फुटबॉल ग्राउंड जो है वो 10⁻², उसका एस्टिमेट था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻30 kg उसका एस्टिमेट था, और ह्यूमन लाइफ टाइम का 10⁹ सेकेंड उसका एस्टिमेट था। यानी कि लेंथ, मास और टाइम, इन तीन की मैंने एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन कर दिया। आप अपनी मर्जी से उस टेबल में से कोई भी आपको आसान लगे तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने टॉपिक नंबर 1.2 था उसमें किया था कि जी एक्सप्रेशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, लेकिन मैंने दोबारा से सॉल्व कर लिया बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 पे लिखा हुआ है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सबसे पहले हमने डिराइव क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज में कन्वर्ट किया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये वाला टी एज इट इज है। अब देखिए यहाँ पे आपने तमाम क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर दिया। अब बारी बारी वैल्यूज पुट कर दें। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम की जगह पे आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। शिफ्ट करेंगे, सेकंड को ऊपर लेकर जाएंगे तो -2 kg मीटर सेकंड -2, ये फोर्स का SI बेस यूनिट आ जाएगा। इस तरह वर्क के लिए होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन में v/t, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक t पहले से था, एक वेलोसिटी के फॉर्मूला से आएगा तो t स्क्वायर आ जाएगा। बारी बारी वैल्यूज पुट करें तो मास के लिए किलोग्राम, ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डिस्प्लेसमेंट, दोनों का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। टाइम का सेकंड का स्क्वायर। शिफ्ट करेंगे तो kg मीटर स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास न्यूमिनेटर में शिफ्ट करने से इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी। थर्ड नंबर पर पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टी। सेम इसी तरह पहले मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v/t, वेलोसिटी का फॉर्मूला d/t। देखिए 2 t पहले से मौजूद थे, एक वेलोसिटी से आएगा तो हमारे पास t की पावर क्यूब में आ जाएगी। देन मास के लिए किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्प्लेसमेंट मीटर स्क्वायर, टाइम के लिए सेकंड क्यूब, ऊपर लेकर जाएंगे तो सेकंड -3 हो जाएगा। देन डी पार्ट में है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया। सेम वही बात है, मैं बार बार फोर्स को रिपीट नहीं करूंगी। मास एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बारी बारी वैल्यू पुट करें। मास के लिए किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है तो मीटर स्क्वायर, टाइम इंटू टाइम है तो सेकंड का स्क्वायर, kg मीटर। ये देखें इसके साथ पावर 1 है, ये वाला नीचे +2 है, ऊपर जाकर हो जाएगा -2, सेकंड -2। सिंप्लीफाई कर लें तो आ जाएगा kg मीटर -1 सेकंड -2। और ई पार्ट में लिखा हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज, Q से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है I इंटू टी। अब करंट भी अपनी बेसिक फॉर्म में, इसका यूनिट होता है एम्पेयर, बेस क्वांटिटी है ना इलेक्ट्रिक करंट, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ये दोनों अपनी बेसिक फॉर्म में, तो हमें इनको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, आ जाएगा एम्पेयर सेकंड। अगर आप में से कोई इसको नोट करना चाहता है या स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो आप ले लें। देन हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जी तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यूज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्मॉल रेजोल्यूशन, स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रेजोल्यूशन क्या होता है। तो मैंने लिखा इट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितनी कम से कम वैल्यू ले सकते हैं उसे हम कहते हैं दैट इज रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन हमें फायदा किस तरह से देती है, तो लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट विद स्मॉलर रेजोल्यूशन हैव ग्रेटर एबिलिटी टू मेजर वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी। मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी रेजोल्यूशन कम होगी उससे आप कम से कम लेंथ की वैल्यू को भी मेजर कर सकेंगे। जब आप उसको मेजर कर सकेंगे तो ये आपको फायदा किस चीज में देगा कि आपके इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन या एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो फिर लिखा हुआ है इट विल प्रोवाइड मोर प्रिसाइज मेजरमेंट एज वी ऑल नो दैट लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज वेरी स्मॉल, सो एनी मेजरमेंट टेकन बाय इट इज वेरी प्रिसाइज एंड हैव हाई रेजोल्यूशन। तो हमें पता है कि कॉमनली हम वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और मीटर रूलर के बारे में पढ़ते हैं। इन तीनों में से स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो सबसे कम होता है। इसका मतलब है एनी रीडिंग टेकन बाय द स्क्रू गेज
is more precise and accurate and have higher resolution. Question number 4 है, what is the importance of increasing the number of reading in an experiment? तो लिखा हुआ है जी, by increasing number of readings we can increase accuracy and reliability. जितनी ज्यादा आप रीडिंग्स लेते हैं, जब आप ज्यादा नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं तो आपकी जो मेजरमेंट है उसकी एक्यूरेसी और उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है. इट विल आल्सो हेल्प अस टू गेस द टाइप ऑफ एरर सो दैट वी कैन मिनिमाइज इट एंड ऑब्टेन परफेक्ट रीडिंग. और ये आपको नंबर ऑफ रीडिंग्स लेना इसमें भी हेल्प करता है. जब आप ज्यादा रीडिंग्स लेते हैं, आपका आंसर में डिफरेंस आ रहा होता है बार बार, अगर आ रहा हो तो फिर आप अपने टाइप ऑफ एरर के बारे में जानते हैं. टाइप ऑफ एरर मतलब कि आपके इंस्ट्रूमेंट में सिस्टमैटिक एरर है, पर्सनल है या रैंडम एरर है. अगर आपको एरर की समझ आ जाती है, फिर आप उसको मिनिमाइज करने का तरीका सोचते हैं और इस तरीके से आपकी जो रीडिंग है वो परफेक्टली एक्यूरेट हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए लिखा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी का टॉपिक नंबर 1.4 हमने टॉपिक्स में पढ़ा है. वहां पर मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया कि प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, इनके दरमियान में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं और आप किसी भी मेजरमेंट की प्रिसीजन या एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर आप में से कोई देखना चाहे तो आप वहां पर जाकर टॉपिक खोलें तो आपको वहां पर इसमें डिफरेंस मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है, तो लिखा हुआ है, इट स्टेट दैट डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स आर सेम. मतलब ये आपको ये बताता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जितनी भी टर्म्स होती है ना, जैसे देखें S इज इक्वल टू वी आई टी है, तो ये वी आई टी एक टर्म है, 1/2 AT इसके दूसरी टर्म है. तो वो आपसे कह रहा है कि डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन या डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन वो होती है जिसमें जितनी भी टर्म्स आ रही होती हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आ रही होती हैं, उन सब की सेम डायमेंशन होती है. यानी कि आप लेफ्ट हैंड साइड पर क्वांटिटीज की डायमेंशन अलग सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड पर अलग सॉल्व कर लेते हैं. अगर वो आपस में इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है, और अगर वो इक्वल ना आए तो फिर हम कहते हैं कि आपकी इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है. तो मैंने फॉर एग्जांपल इक्वेशन लिखी है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. इसको आप होमोजेनिटी प्रूव करेंगे, खुद प्रूव करके आपने नीचे मेंशन करनी है, फिर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा. अगर आप ये नहीं करना चाहते तो हमने जो डायमेंशंस का टॉपिक पढ़ा है वहां पे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की होमोजेनिटी को प्रूव किया था. आप वहां से देखकर बेशक वो भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको तीनों इक्वेशंस की यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन की होमोजेनिटी आनी चाहिए. डायमेंशंस में से अलग अगर क्वेश्चन बने तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि आप जी सेकंड या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की होमोजेनिटी को प्रूव करके बताएं. जी तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर एंड 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स आर individually measuring the time it take to fall back down using stopwatch. The time obtained by each students are following. तो आपने उसने आपको टाइम बताए हुए हैं, T1 6.2, T2 6.0, T3 6.4, T4 6.1 और T5 5.8 seconds है जी. Then क्या है, what is the uncertainty of the result and how should the resulting time be expressed. आपने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है इसके अंदर और रिजल्टिंग टाइम को आपने एक्सप्रेस करना है. तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी का 4th नंबर वाला केस गिवन है, जिसके अंदर हमने अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यूज को कैलकुलेट करना था. तो एवरेज वैल्यूज में कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स थे. नंबर 1 ये था कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होती है हमने उनका एवरेज लेना होता है. तो मैंने इन 5 क्वांटिटीज को 1 by 1 लिखकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज यानी कि 5, इनको डिवाइड कर लिया, 6.1 सेकेंड आ गया. नंबर 2 का स्टेप होता है, हमने इसकी डेविएशन लेनी होती है. डेविएशन लेने का तरीका ये है कि जो भी आपके पास एवरेज वैल्यू आई है उसमें से 1 by 1 आप माइनस करते जाएं. मतलब पहले T1 को माइनस कर लें, फिर T2 को, T3 को, T4 को और सेम इस तरह से T5 को. तो देखें डेल्टा T1 6.1 माइनस 6.2 आ जाएगा, डेल्टा T2 6.1 माइनस 6.0. इसी तरह से डेल्टा T3, T4 और T5 हमने बारी बारी सॉल्व कर ली है. थर्ड स्टेप ये होता है, आपने मीन डेविएशन लेनी होती है. मीन डेविएशन का मतलब है जो पिछले स्टेप में आपने लिया है उसको आपने ऐड अप करके टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे डिवाइड कर लें, और ये जो थर्ड स्टेप होता है यही आपकी अनसर्टेनिटी होती है. तो आपने इनको ऐड करके 5 पे डिवाइड किया, 0.165 आ गया. देन आपने अपने फाइनल रिजल्ट को लिख लिया, t प्लस माइनस डेल्टा टी. टी की वैल्यू 6.1 और प्लस माइनस डेल्टा टी के अंदर 0.165 सेकेंड आपके पास आ गया. और लास्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू HF. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट वेयर F इज फ्रीक्वेंसी. तो E इज इक्वल टू HF है. आपने किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशंस कैलकुलेट करनी होती हैं. तो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए. तो इस इक्वेशन में रीअरेंज करने से H की वैल्यू आ जाएगी E by F. इक्वेशन को यहीं छोड़ दिया बिकॉज हमें एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस नहीं पता थी.
बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। एनर्जी जो है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन के इक्वल होती है, यहाँ से आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल। और सेकंड काम आप ये कर सकते हैं कि एनर्जी में आप कोई भी फॉर्म पुट कर सकते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो जो भी आपको आसान लगे आप यहाँ पर वो फॉर्मूला पुट करके भी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स की डायमेंशंस होती हैं mlt-2, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट चूंकि मीटर होता है, तो ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव द यूनिट ऑफ मीटर आर हैविंग डायमेंशंस ऑफ कैपिटल L। ये बात मैंने आपको बार बार बताई थी, यहाँ पे ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें ml²t-2। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला होता है 1/t, टाइम पीरियड की जगह पे t आ जाएगा, जब आप इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो एनर्जी की जगह पे ml²t-2 और नीचे फ्रीक्वेंसी की जगह पे t-1। शिफ्टिंग करें तो ml²t-2, ये नीचे -1 था ऊपर जाकर +1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें तो ml²t-1, ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस बन गई हैं। यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन एंड हुए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, और फिर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा।